हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है मयंक और इस वीडियो में हम करने वाले हैं एग्रीकल्चर इनकम। जी हाँ दोस्तों, एग्रीकल्चर इनकम का मैं अपना मेन जो रेगुलर लेक्चर है वो वाला अपलोड कर रहा हूँ, अटैच कर रहा हूँ इसके साथ। एंड उसमें हम करेंगे एग्रीकल्चर इनकम 33AB एंड 33AB एंड एक बहुत बड़ा मेजर क्वेश्चन जो कि 33AB AB और एग्रीकल्चर इनकम और सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड लॉस का कंबाइंड क्वेश्चन है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन डेप्थ एनालिसिस है, रेगुलर बैच का लेक्चर है, इसको अच्छे से देखना, अच्छे से समझना, नोट्स बना लेना, ये तुमको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। हम कर क्या रहे हैं आपको पता है लाइव में? अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूं कि लाइव में हम क्या कर रहे हैं। लाइव में हम कर रहे हैं डीटी और आईडीटी का सहज रिवीजन। मॉर्निंग में हम रिवाइज करते हैं आईडीटी को, इवनिंग में हम रिवाइज करते हैं डीटी को। तो जरूर से ज्वाइन करना उस लाइव सेशन को, तुमको बहुत ज्यादा मजा आएगा। हम पूरा डीटी आईडीटी वहां पे रिवाइज कर रहे हैं। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट था तो इसका मैं रेगुलर वाला अपलोड कर ले रहा हूं, आपको लोग यहां से कंटिन्यू करके देख लेना। एंड एक और बात बता देता हूं, हमारे ऐप में सीएम इंक्वायरी क्लासेस में डीटी का असेसमेंट प्रोसीजर और आईटीसी का पूरा आईडीटी का पूरा लेक्चर अपलोडेड है, रेगुलर बैच का, विद ऑल दी क्वेश्चन एंड आंसर एट ₹11। तो उसको अच्छे से कर लेना, जाके एनरोल एंड उसको कंप्लीट कर लेना विद ऑल दी क्वेश्चन एंड आंसर। सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच। कंटिन्यू करो। जय श्री राम। आ जाओ सब कोई पार्ट नंबर 8 की तरफ। थोड़ा चाय पी लिया जाए, ठीक है, थोड़ा खेती कर लिया जाए। आ जाओ। तो अपने करेंगे दो सेक्शन, 33AB एंड 33ABA। 33AB इज फॉर टी कॉफी रबड़ एंड 34ABA इज फॉर पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। और इसका एक मस्त क्वेश्चन करवाऊंगा, सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन कवर करेंगे, मजा आएगा। और एग्रीकल्चर इनकम भी करेंगे। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं 33AB एंड 33ABA। तो सबसे पहले 33AB को टारगेट करते हैं। 33AB बोलता है कि अगर आप इन्वॉल्व हो इन ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग टी कॉफी रबड़ इन इंडिया, क्या टी कॉफी रबड़ में अगर आप मैन्युफैक्चरिंग या ग्रोइंग करते हो, तो गवर्नमेंट आपको बोलती है कि आपको नबार्ड, नबार्ड क्या है? बैंक है, सबको पता है। तो नबार्ड में आपको ड्यू डेट ऑफ आरओआई या 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर विच एवर इज अर्लियर में पैसा जमा करवाना पड़ेगा। तो ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी कॉफी रबड़ इन इंडिया वाले लोगों को नबार्ड में ड्यू डेट ऑफ आरओआई या 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर विच एवर इज अर्लियर में पैसा जमा करवाना पड़ता है। तुम जितना अमाउंट जमा करवाओगे ना, एक्चुअल या 40% विच एवर इज लोअर अलाउ कर देंगे। अब 40% किसका? तो 40% पीजीबीपी का। किसका? पीजीबीपी का। पीजीबीपी बिफोर डिस डिडक्शन। तो एक्चुअल अमाउंट या 40% ऑफ पीजीबीपी विच एवर इज लोअर, इतना का डिडक्शन तुमको मिल जाएगा 33AB में। ओके। अब जो पैसा हमने जमा करवाया उसको किस चीज के लिए यूटिलाइज करना है, तो वो बोर्ड बता देगा किस चीज के लिए यूटिलाइज करना है। क्वेश्चन पढ़ के तुम समझ जाओगे कि प्रॉपर यूटिलाइजेशन है कि नहीं, जब करवाऊंगा तब दिखाऊंगा। बस मिस यूटिलाइजेशन कब होगा ये इंपॉर्टेंट है। तो रेसिडेंशियल एंड ऑफिस, अगर ऑफिस में एसेट को पुट कर दिया, उस पैसे से एक एसेट खरीदा, उसको ऑफिस में लगा दिया, तो फिर मिस यूटिलाइजेशन काउंट हो जाएगा। एक्सेप्ट कंप्यूटर, कंप्यूटर अलाउड है, कंप्यूटर चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो रेसिडेंशियल एंड ऑफिस में अगर तुमने उस पैसे को यूज कर लिया तो मिस यूटिलाइजेशन हो जाएगा। अगर मिस यूटिलाइजेशन हो जाएगा तो जितना मिस यूटिलाइज हुआ है वो पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल हो जाएगा। जितना मिस यूटिलाइज हुआ वो पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल हो जाएगा। अपने को 33AB उस एसेट पे नहीं मिलेगा जिसका एक्चुअल कॉस्ट हमने ऑलरेडी ले लिया है पीजीबीपी में। फॉर एग्जांपल 35AD में हम ऑलरेडी उसको ले लेते हैं एग्जांपल के लिए, तो उस सिनेरियो में अपने इसको कंसीडर नहीं करेंगे। यानी अगर एक्चुअल कॉस्ट हमने ऑलरेडी पीजीबीपी में ले लिया है, अलाउ कर लिया अर्लियर, तो फिर यहां पे अलाउ नहीं होगा। ओके। अगर हम कोई अमाउंट विड्रॉ करते हैं फ्रॉम नाबार्ड तो वो टैक्सेबल हो जाएगा अगर हम उसको यूज नहीं करते फॉर द स्पेसिफाइड पर्पस। अगर स्पेसिफाइड पर्पस के लिए यूज किया तो फिर कोई दिक्कत नहीं। अपार्ट फ्रॉम स्पेसिफाइड पर्पस यूज किया तो जो भी अमाउंट विड्रॉ करोगे वो टैक्सेबल हो जाएगा। तो हमने क्या देखा? हमने देखा सेक्शन नंबर 33AB बहुत सिंपल है। अगर हम ग्रोइंग या मैन्युफैक्चरिंग करते हैं टी कॉफी रबड़ का इंडिया में, किसका? टी कॉफी रबड़ का इंडिया में, तो नाबार्ड में हम जितना रुपया डालेंगे अप टू ड्यू डेट ऑफ आरओआई या 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर विच एवर इज अर्लियर, तो जितना अमाउंट डाला उतना या 40% ऑफ पीजीबीपी इतना अलाउड हो जाता है। विच एवर इज लोअर, इतना अपने को डिडक्शन अलाउ होता है 33AB में।
उस पैसे को अपने को यूज करना है स्पेसिफाइड पर्पस के लिए, बट रेसिडेंशियल और ऑफिस में यूज मत करना। अगर वहां यूज कर लिया तो मिस यूटिलाइजेशन हुआ तो अमाउंट विल बी टैक्सेबल एज पीजीबीपी। कंप्यूटर खरीद सकते हो, अलाउड है, कंप्यूटर अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। कोई भी अमाउंट विड्रॉ करोगे नाबार्ड से तो वो टैक्सेबल हो जाएगा अगर तुम उसको यूज नहीं करोगे फॉर स्पेसिफाइड पर्पस। अब जैसे ही हमने 33AB पढ़ा, सेम लाइन में आएगा 33ABA। 33AB की तरह 33ABA है। 33ABA बात करता है अगर अपने इन्वॉल्व है इन प्रोस्पेक्टिंग, एक्सट्रैक्टिंग और प्रोडक्शन ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। किसमें इन्वॉल्व है? प्रोस्पेक्टिंग, एक्सट्रैक्टिंग या प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल गैस या पेट्रोलियम। तो यहां पे अपने को पैसा डालना होता है एसबीआई साइट रिस्टोरेशन अकाउंट, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का साइट रिस्टोरेशन अकाउंट में पैसा डालना होता है अप टू द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर। तो जितना अमाउंट हमने डाला उतना अमाउंट या 20% ऑफ पीजीबीपी विच एवर इज लोअर, इतना का डिडक्शन मिल जाता है 33ABA में। सेम वही है, स्पेसिफाइड पर्पस के लिए यूज करना है, रेसिडेंशियल एंड ऑफिस के लिए यूज नहीं करोगे। अगर यूज कर लिया तो मिस यूटिलाइजेशन हो जाएगा, मिस यूटिलाइजेशन हो जाएगा तो वो पीजीबीपी में टैक्सेबल हो जाएगा। कंप्यूटर चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई भी अमाउंट विड्रॉ करोगे साइट रिस्टोरेशन अकाउंट से और यूटिलाइज नहीं करोगे इन द ईयर ऑफ विड्रॉल, तो उस सिनेरियो में टैक्सेबल हो जाएगा। यानी अगर तुम पैसा विड्रॉ किया 1 साल के अंदर, अगर यूज नहीं किया तो जितना विड्रॉ किया वो पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा एज पीजीबीपी। जितना बचा उतना टैक्सेबल हो जाएगा एज पीजीबीपी। अब एक क्वेश्चन करेंगे ना, मक्खन की तरह सॉल्व हो जाएगा, टेंशन मत लो। ऑडिट मैंडेटरी है, डेप्रिसिएशन भी मिलेगा तुमको प्लांट एंड मशीनरी में, बट तुमको सेल नहीं करना है विद इन 8 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच एसेट वाज एक्वायर्ड, वरना डीम्ड पीजीबीपी बन जाएगा। डीम्ड पीजीबीपी बन जाएगा। ओके, मतलब एकदम सिंपल है। एक रबड़ की खेती कर रहा आदमी, ठीक है, रबड़ की खेती कर रहा है वो बंदा। रबड़ की खेती करते करते उसने पैसा डाल दिया नाबार्ड में। नाबार्ड में उसने डाल दिया 10 लाख। इस 10 लाख को उसने यूटिलाइज कर लिया 5 लाख की प्लांट एंड मशीनरी जो कि अलाउड थी बोर्ड की तरफ से, ठीक है। तो अब अपने को क्या मिलेगा? इस 5 लाख का 33AB में डिडक्शन तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस ये 5 लाख जो मेरे बैलेंस शीट में एज अ प्लांट एंड मशीनरी चला गया ना, इस पे मेरे को डेप्रिसिएशन भी मिलेगा। यानी इसका डेप्रिसिएशन ब्लॉक नहीं होगा, वो तो अलाउड होगा ही होगा। सिंपल, क्लियर, ओके। चलो रीड कर लो एक बार दोनों को, 33AB एंड ABA को। 1 ईयर वाली लिमिट का है, तुम जितना रुपया विड्रॉ करोगे, अब जैसे तुमने इसमें रुपया डाला ना नाबार्ड में, अब तुमने इसको विड्रॉ करके 5 लाख का प्लांट एंड मशीनरी लिया, तो ये जैसे ही विड्रॉ किया ना तो 1 साल के अंदर ले लेना है। 1 साल से ज्यादा डिले किया विड्रॉल से तो फिर टैक्सेबल हो जाएगा वो एस पीजीबीपी। जितना अमाउंट बचेगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। मान लो हुआ क्या, 10 लाख मैंने डाला तो मैंने विड्रॉ किया 6 लाख रुपया, मैंने 5 लाख की ली प्लांट एंड मशीनरी, 1 लाख का मैं 1 साल के अंदर कुछ नहीं ले पाया, तो जो 1 लाख रुपया विड्रॉ किया ये चला जाएगा पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल, ठीक है। 6 - 5, 1 लाख रुपया चला जाएगा पीजीबीपी में। चलो रीड कर लो फटाफट 33AB एंड ABA। क्या हुआ विपुल, तुम्हारा नेट में प्रॉब्लम हो रहा है क्या? ये तो देखो, जिस साल विड्रॉ किया उसी साल यूज करना है, वैसे 1 साल बोल रहा हूँ, मतलब सेम ईयर यूज करना है वैसे वाला। डन।
अब सबसे बड़ी मिस्टेक क्या होती है सबसे, कि वो 33 AB पढ़ लेते, 33 ABA भी पढ़ लेते हैं, ठीक है, 33 AB पढ़ लेते, 33 ABA भी पढ़ लेते हैं, बट वो एग्रीकल्चर इनकम पढ़ना भूल जाते हैं। तो अगर तुम एग्रीकल्चर इनकम नहीं पढ़ोगे ना तो ये सेक्शन अधूरा है। एग्रीकल्चर इनकम तुमको पढ़ना ही पड़ेगा। अब एग्रीकल्चर इनकम में बस ये वाला जो पॉइंट है ना, ये यहां से लेके यहां तक, ये यहाँ पे आएगा, ठीक है, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, ये यहाँ पे आएगा। कहां से कहां तक, ये वाला जो है ये आएगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम के केस में दो प्रकार की इनकम है बांटी गई है। एक इनकम है तुम्हारी फोर इनकम्स, एक है अदर। फोर वाले में अपने को रेट दिया है कि इतना एग्रीकल्चर बनेगा, इतना बिजनेस बनेगा, कितना पीजीबीपी बनेगा, कितना परसेंटेज एग्रीकल्चर बनेगा, ये अपने को दे रखा है। एक हुई अदर इनकम, यानी अपार्ट फ्रॉम दिस फोर इनकम। ये फोर इनकम के लिए अपने को एक फॉर्मेट दिया हुआ है, बोला इस फॉर्मेट से तुम निकाल सकते हो कि कितना पीजीबीपी इनकम बनेगा, कितना एग्रीकल्चर इनकम बनेगा। अब ये जो दोनों कैलकुलेशन है, ये इंडिविजुअल एचयूएफ एंड कंपनी फर्म एलएलपी सबके लिए सेम होता है। बट जब टैक्स का कैलकुलेशन करते हैं, ये टोटल इनकम का कैलकुलेशन है, बट जब अपने टैक्स का कैलकुलेशन करेंगे तो इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए अलग हो जाएगा एंड अदर्स के लिए अलग हो जाएगा। इंडिविजुअल एचयूएफ में बोलते हैं कि तुमको फॉलो करना पड़ेगा एग्रीगेशन ऑफ इनकम। कौन सा कॉन्सेप्ट फॉलो करना पड़ेगा, एग्रीगेशन ऑफ इनकम का कॉन्सेप्ट। और अदर्स के लिए नॉर्मल जो भी टैक्स रेट होगा स्ट्रेट अवे मार देना है, कोई कॉन्सेप्ट फॉलो करने की जरूरत नहीं है। यानी एग्रीकल्चर वाला पूरा एग्जाम्प्ट हो जाएगा और बिजनेस वाले पे जो भी टैक्स रेट होगा, मान लो कंपनी है तो 30% का रेट लगा के टैक्स निकाल देंगे। सिंपल। ये देखो बेसिक समझना बहुत जरूरी है, नहीं तो कंफ्यूजन होगा बाद में। एग्रीकल्चर इनकम, चार इनकम है जो एग्रीकल्चर और पीजीबीपी में बाइफरकेटेड है। यानी 40% मान लो एग्रीकल्चर, मान लो 60% एग्रीकल्चर, 40% पीजीबीपी, ऐसे करके बांटा हुआ है। इसके अलावा जो इनकम है वो एक फॉर्मेट है, उसके बेसिस पे अपने बांटते हैं कि कितना पीजीबीपी बनेगा, कितना एग्रीकल्चर इनकम बनेगा। अब टैक्स जब अपने निकालेंगे तो इंडिविजुअल एचयूएफ में हम एग्रीगेशन ऑफ इनकम यूज करेंगे। अदर के केस में अपने क्या करेंगे, जो एग्रीकल्चर वाला पोर्शन है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा और जो पीजीबीपी वाला पोर्शन है वो नॉर्मल टैक्स रेट जो भी लगता है उसमें चला जाएगा। एम आई क्लियर दोस्तों? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, कोई समस्या नहीं है? चलो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे फोर इनकम, फिर देखेंगे अदर इनकम, फिर देखेंगे एग्रीगेशन ऑफ इनकम। तो चार इनकम कौन सी है, लर्न करना पड़ेगा दोस्तों। अगर हम ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग टी में है तो 60% एग्रीकल्चर, 40% पीजीबीपी। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रबड़ में है तो 65% एग्रीकल्चर, 35% पीजीबीपी। अगर हम ग्रोइंग एंड क्यूरिंग कॉफी में है तो 75% एग्रीकल्चर, 25% पीजीबीपी। अगर हम कॉफी ग्रोन क्रूड रोस्टेड ग्राउंडेड विथ और विदाउट मिक्सिंग चिचोरी और एनी अदर फ्लेवरिंग इंग्रेडिएंट, यानी अगर सिर्फ ग्रोइंग एंड क्यूरिंग कर रहे तो 75%, ग्रो भी कर रहे, क्रूड भी कर रहे, रोस्ट भी कर रहे, ग्राउंड वगैरह सब कुछ कर रहे, तो उस सिनेरियो में 60%, 60% एग्रीकल्चर इनकम। तो देखो, चाय, चाय के लिए 60%, रबड़ पुष्पा भाव 65%, कॉफी भाई बड़े लोग पीते +10 करने का है सीधा 75%। फिर कॉफी ग्रोड क्रूड वगैरह सब कुछ कर रहे हो तो क्वांटिटी डिस्काउंट वापस 60% पे आ जाओ। ठीक, तो सिर्फ एक साइड लर्न कर लोगे, दूसरा वाला ऑटोमेटिक लर्न हो जाएगा। तो क्या है, टी के लिए 60%, उसके बाद रबड़ पुष्पा भाव 65%, फिर कॉफी बड़े लोग 75%, फिर कॉफी का कॉम्बो ऑफर तो वापस 60%। ये हो गई एग्रीकल्चर। सिर्फ एक साइड भी कर लोगे तो भी हो जाएगा। ओके, तो अपने क्या हो गया, 60%, 65%, 70%, 60%। तो टी के लिए 60%, रबड़ के लिए 65% एंड कॉफी बड़े लोग 75%, कॉफी का कॉम्बो 60%। तो ये हो गया एग्रीकल्चर इनकम का परसेंटेज।
अब जो दूसरा परसेंटेज बनेगा वो ऑटोमेटिकली पीजीबीपी इनकम का परसेंटेज बन जाएगा। एम आई क्लियर दोस्तों? ये अपने को इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए भी फॉलो करना है, ये अपने को कंपनी के लिए भी फॉलो करना है, ये सबके लिए सेम है। ये अपने इनकम निकाल रहे, इनकम सेम निकलेगा, टैक्स अलग अलग निकलता है। अब मान लो अपार्ट फ्रॉम अबव है, अपार्ट फ्रॉम अबव है, तो एग्रीकल्चर इनकम तुमको लेना है फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट लेस कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट लेस कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन। एंड पीजीबीपी इनकम तुम लोगे सेल्स वैल्यू लेस फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट, ये वाली प्रोडक्ट के जो फेयर मार्केट वैल्यू है वो लेस कर देंगे। अब ये सेम वैसा ही है, स्टॉक इन ट्रेड टू कैपिटल एसेट टू स्टॉक इन ट्रेड, एकदम वही सेम वाला है जो हमने नॉन रेसिडेंट में भी किया था ना, जीडीआर वाला केस, एकदम वैसा ही केस है। एक एग्जांपल करवाऊंगा, क्लैरिटी आ जाएगी। तो पहले एक एग्जांपल करते हैं तो जिससे अपने को बहुत अच्छी क्लैरिटी मिलेगी। हम आ गए यहाँ पे, Miss Vista, a resident and ordinarily resident in India, has derived the following income from various operations relating to plantation and estate owned by her during the year. सबसे पहले चलो ऐसे निकाल ही लेते हैं। सबसे पहले क्या है, पीजीबीपी इनकम, एग्रीकल्चर इनकम और पीजीबीपी इनकम। तो हमने लिया एग्रीकल्चर इनकम एंड पीजीबीपी इनकम। लेट्स सी अपने कर पाते हैं कि नहीं। सबसे पहले इनकम फ्रॉम सेल ऑफ सेंट्रीफ्यूज लैटेक्स प्रोसेस फ्रॉम रबड़ प्लांट ग्रोइंग इन दार्जिलिंग, यानी रबड़ से रिलेटेड है। रबड़ के लिए कितना था? वेरी गुड, 35% टैक्सेबल होगा। तो सीधा टैक्सेबल वाला ही अपने कैलकुलेट करते हैं, तो 3 लाख का 35% हमने मारा तो आया अपना 1,05,000। ठीक है, नेक्स्ट। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ कॉफी, कॉफी ग्रोन्ड एंड क्रूड इन तमिलनाडु। कॉफी के लिए कितना था? बड़े लोग 75%, यानी पीजीबीपी वाला हो गया 25%, तो 1 लाख का 25% हुआ 25,000। नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ कॉफी ग्रोन क्रूड रोस्टेड एंड ग्राउंडेड इन कोलंबो। ओके, थांबा 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 थांबा, कोलंबो कहाँ है? श्रीलंका में। एग्रीकल्चर इनकम वाला सिर्फ इंडिया के लिए होता है, श्रीलंका के लिए नहीं मिलेगा। तो श्रीलंका में अगर उगाया है तो 100% पीजीबीपी इनकम बनेगा, तो पूरा का पूरा 2.5 लाख पीजीबीपी इनकम बन जाएगा। राहुल तुम क्या खाने गया था? तुम खा के आ गया चोरी चोरी? अरे पता है मेरे को। चलो, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ टी ग्रोन एंड मैन्युफैक्चर्ड इन शिमला। तो टी है, टी के लिए कितना है? वेरी गुड, 40% पीजीबीपी इनकम, तो 40% यानी 1,60,000। Income from sapling seedling grown in a nursery at Cochin, basic operation are not carried out by her on land। अब इसके लिए ये नोट लिख लो, एग्जेम्प्ट होता है। ठीक है, इनकम डिराइव फ्रॉम सैम्पलिंग एंड सीडी ग्रोन इन अ नर्सरी, एग्जेम्प्ट इनकम होती है, लिख लो। वेटिंग वेटिंग, पेज नंबर 51 पे लिख लेना। डन, चल।
अब ये हो गया एग्जाम, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। टोटल कर देते हैं, पीजीबीपी की इनकम कितनी हो गई, 105, 25,000, 2.5 लाख एंड 1,60,000, तो हो गया अपना 5,40,000। 5,40,000, ठीक है, डन, इजी, सिंपल। नाउ क्लैरिटी। अब दूसरी चीज पे क्लैरिटी ले लेते हैं। ये तो हो गया अगर वो लिस्ट में है, अगर वो लिस्ट में नहीं होता तब कैसे करते। तो मिस्टर एमटी ने एक क्रॉप सेल किया 20 लाख रुपए में, बट फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ दैट क्रॉप इज 12 लाख रुपीज। कॉस्ट ऑफ कल्टीवेटिंग अमाउंटेड टू 7 लाख रुपीज, और इसको और एक लेवल लेके जाते हैं। सेल्स सेलिंग एक्सपेंसेस 50,000। ठीक है, अभी देखो, क्या ये क्रॉप वो 4 बिजनेसेस में कवर था क्या? रबर, टी, कॉफी वाले में कवर था क्या क्रॉप? नहीं। यानी ये अदर देन अबव वाले। अदर देन अबव के लिए अपने को क्या करना होता है? एक फॉर्मेट फॉलो करना था। वो फॉर्मेट क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चर इनकम इसमें कितनी होगी पता है? फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द क्रॉप। तो फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द क्रॉप कितनी है? 12। इसमें से अपने माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ कल्टीवेटिंग। तो 7 लाख रुपए अपने को लगा कल्टीवेशन में, तो आया 12 - 7, तो 5 लाख। अब ये एग्रीकल्चर इनकम है, तो अगर ये इंडिविजुअल एचयूएफ का केस है तो एग्रीगेशन में जाएगा। अपार्ट फ्रॉम इंडिविजुअल एग्रीगेशन, अपार्ट फ्रॉम इंडिविजुअल एचयूएफ है तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा ये एग्रीकल्चर इनकम। अब बात करते हैं अपने पीजीबीपी इनकम की। अब इसमें पीजीबीपी इनकम कितना बनेगा? तो जितने में हमने बेचा, कितना में सेलिंग प्राइस है? 20 लाख। इसमें से माइनस करेंगे फेयर मार्केट वैल्यू, यानी ये 12 को माइनस करेंगे, एंड सेलिंग एक्सपेंसेस जो हमने किया है 0.50, 50,000 का, वो अपने माइनस करेंगे। तो कितना आएगा? 20 - 12 - 0.50, तो अपने को बना 7.5। तो ये होगा पीजीबीपी इनकम, ये होगा एग्रीकल्चर इनकम। एम आई क्लियर दोस्तों? कोई समस्या नहीं सर, कोई समस्या नहीं है, इजीली समझ में आ गया। वही सेम स्टॉक इन ट्रेड वाला जो अपने पढ़े थे, स्टॉक इन ट्रेड टू कैपिटल एसेट, कैपिटल एसेट टू स्टॉक इन ट्रेड, वही सिंपल सा है। तो जैसे ही कोई अपने को ऐसा मिला जो कि अपने वो 4 लिस्ट में कवर नहीं है, तो उसके लिए अपने क्या करेंगे? लाइक क्रॉप। तो मिस्टर एमटी ने क्रॉप सेल किया 20 लाख का, बट फेयर मार्केट वैल्यू क्रॉप का था 12 लाख रुपया। कॉस्ट ऑफ कल्टीवेटिंग अमाउंटेड टू 7 lakhs एंड सेलिंग एक्सपेंसेस 50,000। तो जो फेयर मार्केट वैल्यू है वो अपने ले लेंगे, इसमें से माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन, तो आया 5 लाख। ये 5 लाख रुपया बनेगा एग्रीकल्चर इनकम। इंडिविजुअल एचयूएफ है तो एग्रीगेशन में जाएगा, अपार्ट फ्रॉम दैट है तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। पीजीबीपी इनकम कितनी बनेगी? तो पीजीबीपी इनकम बनेगी जो भी सेलिंग प्राइस है 20 लाख रुपए, उसमें से फेयर मार्केट वैल्यू माइनस कर दो 12 लाख, और अगर कोई सेलिंग एक्सपेंसेस है तो वो भी माइनस कर दो, तो आ जाएगी पीजीबीपी हेड की इनकम। ये नॉर्मल कंप्यूटेशन में चला जाएगा। सिंपल, क्लियर। इंटर के केस सिनेरियो में दिया हुआ था। एग्रीगेशन अभी करेंगे, अभी किया कहां। ठीक है, क्लियर, ओके। तो हमने अभी तक क्या क्या देख लिया? तो हमने इसमें ये देख लिया, हमने ये देखा कि एग्रीकल्चर इनकम अगर 4 होती है तो रेट के हिसाब से अपने को बाइफरकेट करना पड़ता है, अदर इनकम होती है तो फॉर्मेट के हिसाब से बाइफरकेट करना पड़ता है। अब टैक्स की बात कर लेते हैं। इंडिविजुअल एचयूएफ है तो एग्रीगेशन ऑफ इनकम का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट है तो एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट होती है, पीजीबीपी वाली नॉर्मल टैक्स रेट में जाती है। तो इसमें तो कुछ बताएंगे नहीं है, नॉर्मल टैक्स रेट में पीजीबीपी इनकम जाती है। मेन अपने को अब एग्रीगेशन ऑफ इनकम पढ़ना है। तो एग्रीगेशन ऑफ इनकम किसके लिए एप्लीकेबल है? पहली बात, ये इंडिविजुअल एचयूएफ को एप्लीकेबल होता है जिसकी एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज्यादा होती है, एंड नॉन एग्रीकल्चर इनकम बेल से ज्यादा, बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से ज्यादा है। तो उस सिनेरियो में उसका टैक्स अपने कैसे कैलकुलेट करते हैं? ध्यान से देखो, स्पेशल तरीका है, इजी है एकदम। पहले तो नॉन एग्रीकल्चर इनकम प्लस नेट एग्रीकल्चर इनकम ले लो, उसका टैक्स निकाल लो। किसका टैक्स निकाल लो? नॉन एग्रीकल्चर इनकम यानी पीजीबीपी प्लस एग्रीकल्चर इनकम, इस दोनों को जोड़ो और दोनों का नॉर्मल टैक्स कैलकुलेट कर लो बिफोर एचईसी, एचईसी के पहले कैलकुलेट कर लो। तो क्या लिखा है? नेट एग्रीकल्चर इनकम, मतलब एक्सपेंस माइनस करने के बाद वाली एग्रीकल्चर इनकम। फिर ये स्पेशल है,
एग्रीकल्चर इनकम प्लस मैक्सिमम एग्जेम्पशन लिमिट एज पर स्लैब रेट, दोनों को जोड़ दो एंड फिर दोनों पे टैक्स का कैलकुलेशन कर लो। नेट एग्रीकल्चर इनकम प्लस मैक्सिमम एग्जेम्पशन लिमिट ऐड करो एंड टैक्स का कैलकुलेशन करो। फिर 1 - 2 करोगे तो तुमको तुम्हारा फाइनल टैक्स मिल जाएगा। 1 - 2 करोगे तो फाइनल टैक्स मिल जाएगा। फिर एचईसी सरचार्ज रिबेट जो भी है वो सारा देके फिनिश ऑफ कर सकते हो क्वेश्चन को। तो कैसे करना है, सबसे पहले नॉन एग्रीकल्चर इनकम प्लस नेट एग्रीकल्चर इनकम। नेट एग्रीकल्चर इनकम मतलब होता है एक्सपेंस माइनस करने के बाद वाली इनकम, टैक्स के। और फिर सेकंड स्टेप में क्या करोगे, नेट एग्रीकल्चर इनकम प्लस मैक्सिमम एग्जेम्पशन लिमिट। फॉर एग्जांपल 2.5 लाख की लिमिट है तो 2.5 लाख, 3 लाख की लिमिट है तो 3 लाख, 5 लाख की लिमिट है, जो भी लिमिट है वो वाली लिमिट एड ऑन कर देना है अपने को। फिर फिर 1 - 2 करेंगे तो अपने को फाइनल टैक्स अमाउंट मिल जाएगा। इजी है, डन। इतना ही करा के छोड़ दूं क्या? अरे सर 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 सर, अरे रुको यार, हमें तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? आ जाओ, इलस्ट्रेशन करवाऊंगा, मक्खन की तरह क्लियर होगा। आ जाओ। हम सबसे पहले हम 45 वाले ईयर्स का करेंगे, तुम 70 ईयर्स का करोगे, ठीक है। मिस्टर एक्स अ रेसिडेंट हैज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग पर्टिकुलर ऑफ हिज इनकम। सैलरी कंप्यूटेड है, मतलब कुछ भी नहीं करने का है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कंप्यूटेड है, मतलब डायरेक्ट फाइनल फिगर दिया, कुछ नहीं करने का। एग्रीकल्चर इनकम हुआ अपने को फ्रॉम लैंड इन जयपुर एंड एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर अर्निंग सच एग्रीकल्चर इनकम इज इतना। ओके। अज्यूम दैट मिस्टर एक्स डज नॉट ऑप्ट फॉर 115 बीएसी, ठीक है। 45 ईयर्स है, मतलब बेसिक एग्जामेशन लिमिट कितना होने वाला है इनका, 2.5 लाख का होने वाला है। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले बिजनेस इनकम और नेट एग्रीकल्चर इनकम निकाल लेते हैं। बिजनेस इनकम मतलब अपार्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर इनकम कितनी इनकम है इनकी, तो 2,80,000 प्लस 2.5 लाख, तो आया अपना 5,30,000 अपार्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम कितनी है नेट में इनकी, तो नेट में एग्रीकल्चर इनकम इनकी बनी 3,10,000। अब देखो कैसे करना। पहले स्टेप वन क्या बोलता है, ये दोनों को जोड़ के टैक्स निकाल लो। तो 5,30,000 प्लस 3,10,000, 8,40,000। 8,40,000 पे कितना टैक्स बनेगा, सेम ये तो अपने निकाल ही सकते हैं, तो बहुत ही ईजी है। क्या करेंगे, माइनस करेंगे 5 लाख, इंटू करेंगे 20% प्लस 500, बताओ कितना आया। बताओ बताओ, नॉर्मल टैक्स निकालना है। वेरी गुड, 80,500। कितना, 80,500 आ गया सबका, 80,500 पहुंच गया। ओके। अब स्टेप 2 बोलता है जितना नेट एग्रीकल्चर इनकम है उसमें मैक्सिमम बेल को ऐड कर दो। अब नेट एग्रीकल्चर इनकम मेरा कितना है, 3,10,000, तो हम लेंगे, कहां जा रहा है भाई, 3,10,000। मेरा बेल कितना है, तो 45 ईयर्स के लिए बेल होता है 2.5 लाख रुपए, तो मेरा बेल हो गया 2.5 लाख रुपए, तो हुआ 5,60,000। अब इस 5,60,000 पे टैक्स निकाल लेते हैं, सिंपल है। कैसे करेंगे, 2.5 लाख तक नील है, फिर 20% बाद में मेरा आ गया, तुम लोग का आया। सबका अलग अलग क्यों आ रहा है? वेरी गुड, 74,500, ये हुआ इसका स्टेप। अब स्टेप 3 में क्या बोलेगा अपने से, स्टेप 3 में अपने से बोलेगा कि स्टेप 1 माइनस स्टेप 2 विल बी योर टैक्स अमाउंट। तो इसमें से 80,500 माइनस किया तो अपना 74, ना 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 ना, कुछ गड़बड़ हो गया हमसे। 3,10,000 प्लस 2.5 लाख है 5,000। ओके 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 ओके, हाँ हाँ, ठीक। 24,500 उल्टा, 24,500, ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ बाबा 24,500। तो 8,500 माइनस 24,500, तो अपना टैक्स कितना बना, तो टैक्स अपना बन जाएगा 56,000 का प्लस 4% HEC। दैट्स इट, सिंपल है, डन। तो 75 वाला एक बार तुम लोग, 70 ईयर्स वाला एक बार तुम लोग करो। अगर 70 ईयर्स है तो इसका बेल कितना होगा, 3 लाख रुपए का बेल होगा।
चल डू इट। HEC लास्ट में लेना है। रिकॉर्डिंग वालों कर लो कंप्लीट, यहीं कर लो, घर पे कुछ नहीं करोगे। आ गया सबका आंसर? 46,000 प्लस 4%। व्हाट इट? क्लियर? इजी सिंपल है, अभी नहीं गड़बड़ होगी। ओके चलो, अगर ये समझ में आ गया तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। पेज नंबर 123, मात्र एक ही क्वेश्चन है इसका ऊपर अभी तक, तो आएगा तो यही चाहेगा या तो फिर एकदम ही नया आएगा। चलो लेट्स डू दिस। इंटरेस्टिंग है, इस क्वेश्चन में बहुत कुछ सीखने मिलेगा, बिकॉज इस क्वेश्चन में हम सीखेंगे कब क्या अप्लाई करना है। बताता हूं कैसे। सबसे पहले, गोमती प्राइवेट लिमिटेड अ क्लोजली हेल्ड कंपनी। फर्स्ट थिंग याद रखना, सबसे पहले जब भी क्वेश्चन पढ़ोगे ना और प्राइवेट लिमिटेड आएगा ना, तो कान खड़े कर लेना, कुछ तो भी आने वाला है भयंकर इसमें। ठीक है, जब नॉर्मल क्वेश्चन देना होता है तो लिमिटेड देते हैं, वो प्राइवेट लिमिटेड दिया मतलब कुछ तो लोचा होगा इसमें, तो एकदम ध्यान से पढ़ना। हम ग्रोइंग रबड़ में, यानी ग्रोइंग रबड़ में मतलब 33 AB, करेक्ट। एंड रबड़ इज अ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, यस, तो एग्रीकल्चर इनकम वाला भी इसमें एप्लीकेबल हो सकता है। एग्रीगेशन होगा क्या अगर एप्लीकेबल हुआ तो एग्रीकल्चर वाला? नहीं, बिकॉज कंपनी है ये। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड इतना, नेट प्रॉफिट अपने को इतना दिया हुआ है आफ्टर डेबिटिंग डेप्रिसिएशन 30 करोड़ का। ओके, तो शुरू करते करना, क्या ही करेंगे वेट करके, नेट प्रॉफिट एज पर पीएल तो दिया ही हुआ है अपने को, यहां से तो शुरुआत कर ही सकते हैं। तो नेट प्रॉफिट एज पर पीएल कितना दिया है अपने को? 37.65 करोड़। तो 37.65, कुछ कुछ चीजें ऐड करनी होती है, कुछ कुछ चीजें लेस करनी होती है, ज्यादा जगह छोड़ने की जरूरत नहीं है, छोड़ सकते हो, लग सकता है। सबसे पहले तो हमको डेप्रिसिएशन दिया हुआ है 30 करोड़ का, तो हम जो भी डेप्रिसिएशन दिया उसको सबसे पहले तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स वाला मानेंगे, 30 ऐड करेंगे, फिर लिखेंगे डेप्रिसिएशन एज पर आईटी एक्ट। देखते हैं क्या आएगा नहीं आएगा। ओके नेक्स्ट, कंपनी हैज डिपॉजिटेड 30 करोड़ इन स्पेशल अकाउंट विथ नाबार्ड। ओ माय गॉड, फर्स्ट लेट मी चेक द डेट, 29 अप्रैल ऑफ 2024, यानी नेक्स्ट ईयर का 29 अप्रैल। सही है, विद इन ड्यू डेट है, विद इन ड्यू डेट है, ड्यू डेट के अंदर कर दिया, विद इन 6 मंथ्स के अंदर हमने कर दिया, तो ड्यू डेट के अंदर है, चलेगा। यही तुम क्या टाइप कर रहे हो विपुल, तुम कौन सा चीट कोड लिख रहा है उसमें? तो 29 अप्रैल तक अपने कर दिए, ठीक है, विद इन ड्यू। कितना अलाउ करेंगे? एक्चुअल या 40% ऑफ पीजीबीपी, किसका? पीजीबीपी, किसका? पीजीबीपी का, यानी अपने को पहले चाहिए पीजीबीपी, उसके बाद ही अपने प्रोसीड कर पाएंगे, तो अभी ये डेटा अपने लिए अभी रेलिवेंट नहीं है जब तक पीजीबीपी नहीं आता। ओके, कंपनी ने बॉट फॉरवर्ड किया लॉसेस ऑफ 6 करोड़। याद रखना, जो पीजीबीपी का अपने बॉट फॉरवर्ड लॉस करते हैं वो आफ्टर पीजीबीपी करते हैं या पीजीबीपी में कर देते हैं? पहले पीजीबीपी निकालते हैं उसके बाद बॉट फॉरवर्ड को सेट ऑफ करते हैं ना, तो अभी ये रेलिवेंट नहीं है अपने लिए, पहले तो अपने को 40% वाला चाहिए, क्योंकि जब तक वो नहीं मिलेगा तब तक अपने आगे प्रोसीड नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट, कंपनी के पास एक्यूमुलेटेड बैलेंस है 200 करोड़ का इन स्पेशल अकाउंट विथ नाबार्ड, जिसमें उसने विड्रॉ किया 40 करोड़। ये भी अभी रेलिवेंट नहीं है अपने लिए, अपने को पहले पीजीबीपी कैलकुलेट करना है कैसे भी करके। तो पीजीबीपी कैलकुलेट करते हैं।
द कंपनी सोल्ड द मशीनरी विच वॉज परचेज्ड ऑन इतना फॉर 10 करोड़। द परचेज ऑफ सेड मशीनरी वॉज इन अकॉर्डेंस विद द स्कीम ऑफ डिपॉजिट। ये भी अभी रेलिवेंट नहीं है अपने लिए, बिकॉज अपने को सिर्फ पीजीबीपी से मतलब है एट प्रेजेंट। डेप्रिसिएशन एज पर टैक्स ऑडिट रिपोर्ट इज 28 करोड़। हाँ, ये इंपॉर्टेंट डेटा है अभी मेरे लिए, 28 करोड़। तो हम लेंगे 28 करोड़, लेस करेंगे। अब मेरी आ जाएगी पीजीबीपी हेड की इनकम। तो हम सबसे पहले बात निकाल लेते हैं पीजीबीपी हेड की इनकम। 37.65 प्लस 30 माइनस 28, तो आया 39.65। डन। अब सबसे पहला काम मैं इसमें यह करूंगा कि मैं लेस करूंगा। सबसे पहला काम मैं ये करूंगा कि मैं इसमें लेस करूंगा डिडक्शन अंडर सेक्शन 33 AB। सबसे पहले ये करूंगा, रबड़ बिजनेस में इसको 33 AB मिलेगा, नाबार्ड में पैसा डाला है। कितना मिलेगा? एक्चुअल या 40% ऑफ पीजीबीपी। तो एक्चुअल कितना रुपया इसने डाला है? 30 करोड़, 30 करोड़ डाला है, तो हमने किया 30 करोड़। 40% ऑफ पीजीबीपी कितना आया? 39 पॉइंट, इसका 40% क्या तो आया 15.86। तो विच एवर इज लोअर लेना है अपने को, तो अपने क्या लेंगे 15.86 करेंगे माइनस। पहला एडजस्टमेंट डन 33 AB का। सबको समझ आया एडजस्टमेंट 33 AB वाला? सबसे पहले पीजीबीपी निकाला, उसके बाद एक्चुअल या 40% ऑफ पीजीबीपी विच एवर इज लोअर हमने लिया, एंड इतना हमने माइनस कर दिया। अब आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, company has bought forward losses of 6 crore pertaining to assessment year 21-22. Mr. A, who continuously held 60% of the share carrying voting power since incorporation of the company, has sold his entire holding to Mr. B on 1/8। क्या करना है? कुछ सोचो। पढ़ा हुआ है ये, मैं सोचना नहीं पढ़ा हुआ है, पढ़ा हुआ है। एक प्राइवेट कंपनी अपना लॉस तभी सेट ऑफ कर पाएगी जब सारे शेयर होल्डर जिस दिन लॉस हुआ था उस दिन और जिस दिन अपने सेट ऑफ कर रहे हैं उस दिन सेम है। याद है ये प्रोविजन? सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड में हमने पढ़ा था कि जिस दिन लॉस हुआ उस दिन और जिस दिन सेट ऑफ कर रहे हैं उस दिन सेम होने चाहिए। क्या सेम है? द आंसर इज नो। क्या हम इस लॉस को सेट ऑफ कर पाएंगे? तो इस पूरे के पूरे 6 करोड़ को ही सेट ऑफ नहीं कर पाएंगे। 60% मत कर देना, पूरा 6 करोड़ डिसअलाउड हो जाएगा। लिख लो सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड चैप्टर। ठीक है। आ रहा याद रास्ते में, मैंने बोला ना प्राइवेट दिया मतलब लोचा। नेक्स्ट, हमारे पास एक्यूमुलेटेड बैलेंस था 200 करोड़ का, उसमें से हमने 40 करोड़ विड्रॉ कर लिया। तो 40 करोड़ विड्रॉ कर लिया तो 40 करोड़ पे टैक्स लगा देंगे क्या? देखना पर्पस किस लिए यूटिलाइज किया। सबसे पहले हमने यूटिलाइज किया परचेज ऑफ न्यू स्प्रिंकलिंग मशीन फॉर यूज इन इट्स ऑपरेशन 10 करोड़। तुमको क्या लगता है ये चलेगा कि नहीं चलेगा? ऑपरेशन से रिलेटेड है, चलेगा। ये 10 करोड़ जो खर्चा सही है, जेन्युइन है। ऑफिस अप्लायंसेस, ओ माय गॉड, ऑफिस अप्लायंसेस नहीं चलेगा, रेसिडेंशियल एंड ऑफिस नहीं चलता है। 10 करोड़ ऐड बैक करो। तो अब अपने क्या करेंगे, ऐड करना शुरू करेंगे। 10 ऐड बैक नहीं कर रहे, फर्स्ट टाइम ही ऐड कर रहे हैं, अभी तो पीएल से थोड़ी ना कुछ किया। तो 10 करोड़ हमने डाल दिया, मतलब ये 10 करोड़ बन जाएगा मेरा पीजीबीपी इनकम। कैसे? ये देखो यहां लिखा है ना, अगर मिस यूटिलाइज किया तो पीजीबीपी इनकम बनेगी, इसीलिए ऐड कर रहे हैं। ठीक है, ये मत समझना एक्सपेंस है इसीलिए ऐड कर रहे हैं, एक्सपेंस इसलिए ऐड नहीं कर रहे हैं, ये हमने मिस यूटिलाइज किया इसीलिए पीजीबीपी हेड में डाल रहे हैं। और क्या मिस यूटिलाइजेशन किया बच्चे ने? कंप्यूटर खरीदा, चलेगा? चलेगा यार, कोई दिक्कत नहीं है। गोडाउन लिया 1 करोड़ का, चलेगा? चलेगा, बिजनेस से रिलेटेड है, बिकॉज नियर रबड़ स्टेट लिया टू स्टोर द रॉ रबड़, बिजनेस रिलेटेड है, चलेगा। 40 करोड़ अभी वही कैलकुलेट कर रहे हैं, वही 40 करोड़ का ब्रेकअप दिया है, क्या क्या किया है। रिपेयर टू मशीनरी 35 लाख, चलेगा? चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो 40 करोड़, जो 40% हमने किया वो बताता है, पहले इस पे फोकस करो। 40 करोड़ जो हमने विड्रॉ किया,
उसमें से 10 करोड़ हमने यूटिलाइज कर लिया स्प्रिंकलिंग के लिए, 10 यूटिलाइज कर लिया ऑफिस के लिए, कंप्यूटर के लिए 5 यूटिलाइज कर लिया, एंड 0.35 यूटिलाइज कर लिया हमने रिपेयर के लिए। बचा कितना? 14.65 करोड़ रुपया बचा। कितना बचा? 14.65 करोड़ रुपया बचा। ये रुपया जो अपना बचा है, ये रुपया अभी तक हमने यूटिलाइज नहीं किया। तो देखो यहां क्या लिखा है, अमाउंट विड्रॉ किया और यूटिलाइज नहीं किया सेम ईयर में, तो वो टैक्सेबल हो जाएगा एज पीजीबीपी। तो क्या हो जाएगा? पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल हो जाएगा। कैसे? 40 करोड़ -10 -10 -5 -1 -0.35, तो 13.65। तो ये हो गया पीजीबीपी हेड की इनकम 13.65 की इनकम। ठीक है, अब क्या है, हमने कंपनी ने मशीन को सेल कर दिया जो उसने परचेज किया था 10/5/2014 में फॉर ₹10 करोड़। द परचेज ऑफ सेड मशीनरी वॉज इन अकॉर्डेंस विद द डिपॉजिट, यानी इसने डिपॉजिट से मशीन खरीदी है। देखो कितने तक रखना था अपने को? 8 साल तक रखना था। क्या 8 साल तक इसने रखा है क्या? कब लिया था? 2014 में लिया था इसने। हाँ, 8 साल रखा है ना। ये डेट चेंज कर लेते हैं, डेट चेंज करते हैं, इसका डेट चेंज करना होगा। इसका डेट चेंज करके अपने कर देते हैं 2021। 2021 कर दो, 2021 कर। 2021 में किया तो 8 साल इसे हुआ नहीं। अब 8 साल अगर इसका हुआ नहीं है तो ये 10 करोड़ क्या हो जाएगा? टैक्सेबल एज पीजीबीपी हेड की इनकम। तो अपने इसको जज्बात पलट गए, तो इसको अपने पीजीबीपी हेड की इनकम ऐड कर देंगे, 10 लाख ऐड कर देंगे एज अ पीजीबीपी हेड की इनकम। जितना भी सेलिंग प्राइस था वो पूरा का पूरा। चल बस हो गया, खत्म। दैट्स इट। 39.65 माइनस 15.86 प्लस 10 प्लस 13.65 प्लस 10, 57.44। राइट है क्या आंसर? चेक करने दो मेरे को। क्या मिस हो गया? हाँ सही है, बस हो गया। अब ये सिंस रबड़ का केस है, तो रबड़ वाले में एग्रीकल्चर इनकम का कितना पोर्शन होता है? तो रबड़ माने पुष्पा भाव, पुष्पा भाव माने 65%। कितना होता है? 65% होता है। तो इसका 65% अगर अपने करते हैं तो 37.336 माइनस करेंगे तो पीजीबीपी हेड की इनकम कितनी बनेगी? 20.104। क्लियर? ये हो गई पीजीबीपी हेड की इनकम या टोटल इनकम, बिकॉज और कुछ नहीं दिया होगा। डन, इजी। इस क्वेश्चन को रिपीट में 2 बार बनाना पड़ेगा तब जाके सही होगा। फोर्टी परसेंट वाला ऊपर। सर ये जो पीजीबीपी इनकम बनाई है 35 में क्यों नहीं कंसिडर किया? कौन से 35? 54.7 ये क्या था? ये था तुम्हारा टोटल इनकम इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर एंड बिजनेस इनकम। तो हमने रबड़ में क्या पढ़ा था? रबड़ के केस में 65% होता है एग्रीकल्चर इनकम एंड रिमेनिंग होता है पीजीबीपी की इनकम। तो 65 हमने माइनस कर दिया तो पीजीबीपी हेड की इनकम अपने को मिल गई। ठीक है, पीजीबीपी हेड की इनकम या बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं नॉन एग्रीकल्चर इनकम। इसको क्या बोलते हैं? नॉन एग्रीकल्चर इनकम। ओके। अब ये 33 AB में जो अपने 40% ऑफ द पीजीबीपी करेंगे तो याद रखना ये इस वाले एडजस्टमेंट के पहले होना चाहिए एंड सेट ऑफ के भी पहले होना चाहिए। सेट ऑफ के पहले और ये वाले एडजस्टमेंट के पहले होना चाहिए। वो जो पीजीबीपी आएगा ये 39.65, इसका 40% करना। ठीक है, गलती मत कर देना, ये सारे एडजस्टमेंट के पहले होगा। ओके। रबड़ विथ अदर्स है यहाँ पे, नहीं नहीं रबड़ विथ अदर नहीं है, अपने को सिर्फ बेसिक देखना है। बेसिक क्या है? ग्रोइंग रबड़। तो अपने को सिर्फ इस पे फोकस करना है, अदर उससे अपने को कोई मतलब नहीं। अपना पूरा फोकस अब ग्रोइंग रबड़ पे आएगा। सर एक बार दिखाना।
नाबार्ड वाला तो वो डिडक्शन है, वो तो डिडक्शन है, उसको पीजीबीपी इनकम क्यों मान रहे हो, वो तो डिडक्शन है, बिकॉज हमने नाबार्ड में पैसा डाला इसीलिए अपने को एक बेनिफिट मिल रहा है कि 40% डिडक्शन ले लो तुम, बिकॉज तुमने अच्छा काम किया, तुमने नाबार्ड में पैसा रखा, इसलिए तुम 40% डिडक्शन ले लो, ये तो डिडक्शन है, ये अलग चीज हो गया। बॉट फॉरवर्ड लॉस तो अगर तुमको याद होगा तो हमने पढ़ा था कि प्राइवेट कंपनी के केस में जिस साल लॉस होता है उस दिन और जिस दिन तुम सेट ऑफ कर रहे हो उस दिन सेम शेयर होल्डर होने चाहिए, अगर सेम शेयर होल्डर नहीं है तो फिर वो लॉस को तुम सेट ऑफ नहीं कर पाओगे। ओके, लेते हैं, रुको जसप्रीत एक ही बार लेते हैं, तुम्हारा डाउट टॉपिक खत्म हो जाने दो, फिर एक साथ तुम ऑडियो में बताना क्या बोल रहे हो। हर मोड़ पे एक नया टॉपिक है। ये हो गया तो पार्ट ए भी अपना कंप्लीट हो जाता है। एंड इसी के साथ दोस्तों होमवर्क लिख लो, पहले तो एक होमवर्क लिख लो वरना वो मिस आउट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 इज योर होमवर्क। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 को होमवर्क लिख लो। एंड कल भी दो होमवर्क दिया था, 2021, आशा करता हूँ कर लिया होगा, तो एक लाइन का था, एक बार पढ़ भी लोगे तो भी हो जाएगा। ओके, सो दैट्स इट दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन। आज के लिए इतना ही करते हैं, अब मिलते हैं कल सुबह 9:30 बजे। कल हम करेंगे अपना, समझ लो 80% खत्म हो गया, क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में बताए तो 90% खत्म हो गया। अब अपना सिर्फ बचा है पार्ट 4 डेप्रिसिएशन और मिसलेनियस टॉपिक्स एंड कुछ और क्वेश्चन आंसर। अगर सब सही रहेगा तो कल इवनिंग को अपना पीजीबीपी खत्म हो जाएगा। ऐसा कल ही तो चालू हुआ था और कल इवनिंग में भी खत्म हो जाएगा अगर सब सही रहा विद ऑल द क्वेश्चन एंड आंसर, प्रोवाइडेड तुम घर पे अच्छे से पढ़ लेना, एक बार अच्छे से रिवीजन कर लेना। तो कल 9:30 बजे अपने मिलेंगे, डेप्रिसिएशन करेंगे, डेप्रिसिएशन को कंप्लीट करेंगे, एक दो क्वेश्चन आंसर बनाएंगे एंड उसके बाद शाम में जो मिसलेनियस टॉपिक्स है उसको कंप्लीट करके इस चैप्टर को करेंगे खत्म। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन दोस्तों, अब मिलते हैं कल सुबह। जिनको डाउट्स है वो रुक जाओ।